नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कुमार आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, टॉपिक का शीर्षक है भारत का संवैधानिक विकास। आपको बताते हैं, भारत का संवैधानिक विकास वाले टॉपिक पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान आप देखें कि 1773 में, पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें इसके अध्यक्ष आपको होंगे 4 न्यायाधीश होते हैं। इसमें 4 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनका नाम होता है एलिजा एमपे होते हैं। उसके बाद फिर आप देखें 1935 में जो एक्ट आती है उसके अंतर्गत भी एक संघ न्यायालय का प्रावधान रहता है जिसका गठन 1937 में होता है। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट में और बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, जैसे कि कंपनी को प्रशासनिक प्लस राजनीतिक अधिकार दिया गया था। इसके साथ 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया था। अब बंगाल के अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी एक संयुक्त कर दिया गया, इसके अधीन कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहना लगे। तो ये प्रावधान किए गए थे इसके अंतर्गत। तो आंसर तो हमारा ए हो जाएगा, लेकिन देखते हैं पीट के इंडिया एक्ट में महत्वपूर्ण एक प्रावधान किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन क्यों किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। चार्टर एक्ट 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं कंपनी, और चाय का व्यापार पे एकाधिकार रखा गया। इसके साथ ही हम लोग देखें, शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया था। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया कंपनी को शिक्षा पे खर्च करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार के लिए भी अनुमति दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 में आप देखें, चाय और चीन के साथ जो व्यापारी का एकाधिकार दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर अब भारत के गवर्नर जनरल कहना लगे। इसके साथ एक और प्रावधान किया गया था भारतीयों की नियुक्ति के लिए, कि भारतीयों को अब क्षेत्र, नस्ल या कह सकते हैं कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दास प्रथा उन्मूलन के लिए भी व्यवस्था किया गया था। और कंपनी के कार्यकाल और शेष जो थे केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद, इसको पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद देते थे, उनको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। किसके अंतर्गत? 1833 एक्ट के अंतर्गत। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम लोग चर्चा की है, देखते हैं कथन क्या है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के, ये सही है, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य नहीं, एलिजा एमपे थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर आगे हम लोग देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद चाय और चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? कह रहे चाय चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार, हम लोग अभी चर्चा किए 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को रखा गया। लेकिन देखते हैं कि इसको भी 1833 में समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद 1833 में इसको समाप्त कर दिया जाता है, तो आंसर तो ये होगा आपका। उसके बाद
हम लोग देखें 1853 में आपको ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षा, दो महत्वपूर्ण प्रावधान थे। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सर्विस में आप भर्ती होने, इसके बाद ही आप देखते होंगे कि भारत में भारतीय जो सिविल सेवाएं इसके बाद ही आते हैं। इसके साथ एक प्रावधान और किया गया था, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद थे, कार्यकारिणी परिषद को अलग, कार्यकारिणी परिषद पहले कानून भी बनाते थे, विधि बनाते थे, तो विधायी काम और कैसे कार्यपालिका वाला काम को अलग कर दिया गया। तो कार्यकारिणी परिषद अब कार्यपालक का काम देखते थे। अब विधायी काम के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। दो महत्वपूर्ण प्रदान 1853 में किए गए, प्रतियोगी परीक्षा और कार्यकारिणी परिषद को कार्यपालिका कार्य के लिए नियुक्त किया गया, विधायी कार्य के लिए केंद्रीय विधान परिषद का। इसके बाद 1873 में कोई एक्ट नहीं आता है। आगे हम लोग देखते हैं, आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 के संबंध। चार्टर एक्ट 1813 में समझ गए ना, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय चीन के व्यापारिक एकाधिकार को रखा गया। शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष। ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार के लिए मान्यता दी गई थी। इसके साथ अब देखें तो गवर्नर, यहाँ जो थे क्षेत्र, जो कंपनी के ब्रिटिश क्षेत्र कह सकते, कंपनी जो क्षेत्र का अधिग्रहण की थी, इस पर शासक जो थे सम्राट कह सकते हैं, ब्रिटेन के सम्राट या क्राउन की संप्रभुता को स्वीकार किया गया। ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है स्टेटमेंट। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज पर ब्रिटिश क्राउन का संप्रभुता शुरू, ये भी सही है, हम लोग चर्चा किए हैं। उसके बाद देखें कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद नियंत्रण नहीं, इसका प्रावधान 1858 में किया जाता है, जब कंपनी शासन को समाप्त किए, कंपनी शासन समाप्त होती है और ब्रिटिश शासन लागू होती है। ब्रिटिश शासन, उसके बाद संसद का हस्तक्षेप होने लगता है। तो 1858 में ये प्रावधान किया गया था। तो आंसर हम लोगों को कौन हो जाए, ये गलत है, ये सही है, ये सही, तो 1-2 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए, आप जैसे जानते हैं कि 1833 में क्षेत्र कह सकते हैं, जन्म स्थान, उसके बाद नस्ल या लिंग के आधार पर अब भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंपनी उस समय सरकार की नियुक्ति में, तो सरकार तो उस समय कंपनी ही थी, तो कंपनी जो नियुक्त करती थी उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था। शेष अन्य प्रावधान भी किए गए थे जो हम लोग देख चुके हैं। तो आंसर तो आपका हो जाएगा ए। इसके साथ आप देखें कि 1853 में प्रतियोगी परीक्षा वाले प्रावधान किए गए थे। प्रतियोगी परीक्षा अब कंपनी में सिविल सर्विस के लिए नियुक्ति जो होगी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। अब भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप देखें, इसके अंतर्गत कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ देखें ब्रिटिश शासन लागू हो गई। इसके लिए भारत राज्य सचिव की नियुक्ति हो गई। भारत राज्य सचिव, अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे। इसके साथ आप देखें भारत राज्य सचिव को देने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद, इनको ये सलाहकारी परिषद थी। अब भारत राज्य सचिव जो थे कैबिनेट के
सदस्य थे या कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी। इस तरह ये परिषद भी थे या भारत राज्य सचिव भी संसद के प्रति या ये परिषद भी उत्तरदायी हो गए। ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। इसके साथ आप देखें कि काउंसिल एक्ट, काउंसिल शब्द जिसे परिषद कहा जाता है, तो परिषद शब्द सबसे पहले 53 में देखें ना, 1853 में जब कार्यकारिणी परिषद को अलग किया गया, कार्यकारिणी परिषद से विधायिक परिषद को अलग किया गया, तो उस समय ये परिषद अस्तित्व में आई। तो परिषद का देखते हैं कि 1861 में परिषद में भारतीयों का प्रवेश दिया गया। पहली बात, पटियाला के महाराज सर दिनकर राव और पटियाला के महाराज सर दिनकर राव थे, 3 थे जिनको नियुक्त किया गया वहाँ परिषद में। इसके साथ आप देखें कि आपातकाल अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। 2 महत्वपूर्ण प्रावधान थे। एक प्रावधान और था, जैसे कि बंगाल कह सकते हैं कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इसको भी अब कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। आप भी कानून बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 1773 में कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था। 1833 में देखते हैं कि अब कानून पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बनाएंगे। उसके साथ लेकिन 1861 में आप देखें तो पुनः दे दिया गया कि कानून अब एक प्रावधान किया गया था कि कानून तो बना सकते हैं लेकिन गवर्नर जनरल की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी। तो अब पृथक कर दिया गया था, जैसे कि मद्रास में भी एक विधायिक परिषद होगा, बॉम्बे में भी एक विधायी परिषद का गठन होगा जो कानून बनाएगी। इस तरह कानून बनाने का अधिकार मद्रास और बॉम्बे को भी दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल के जो केंद्रीय परिषद थे वही कानून नहीं बना सकते थे, बल्कि मद्रास भी बना सकते थे और बॉम्बे भी बना सकते थे। ये प्रावधान किया गया था 1800। इसके साथ ही आप देखें कि अध्यादेश जारी करने का भी प्रावधान किया गया, भारतीयों की नियुक्ति दी गई। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब दी जाती है? आप देखें कि 1892 में बजट पर बहस कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, इसमें प्रावधान। इसके साथ ही प्रश्न पूछने का अधिकार यहीं दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। फिर देखें कि 1909 में जो प्रावधान किया गया, बजट पर मतदान करने का भी अधिकार दे दिया गया। मतदान कर सकते हैं, कुछ प्रावधानों को छोड़कर शेष प्रावधान मतदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखें कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये प्रावधान यहाँ किए गए थे। 1861 तो नहीं होगा, 92 होगा, ये है आंसर, तो आपका बी होगा। उसके बाद 9 में देखें 1909 में से और प्रावधान किए गए थे, जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया मुस्लिम समुदाय के लिए, प्रावधान किए गए। इसके साथ ही देखें कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को केंद्रीय गवर्नर जनरल कह सकते हैं, केंद्र में जो थे, तो कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। न्यायिक थे कह सकते हैं, उनको विधि सलाह के लिए नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही आप देखें कि शेष अन्य में देखें, जैसे गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर के जो प्रांत में होते थे, प्रांत में जैसे मद्रास बॉम्बे हो गया, इसके लिए 1907 में ऐसा कार्यकारिणी परिषद में प्रवेश का अधिकार दे दिया गया था। इसके साथ प्रांत में देखें, प्रांत में विधायिक परिषद जो थी, विधान परिषद, उसमें गैर सरकारी सदस्य को कह सकते हैं कि बहुमत दे दिया गया था, लेकिन
केंद्र में बहुमत, केंद्रीय परिषद कह सकते हैं, केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत सरकारी सदस्यों का था। यहाँ प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का। कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। विस्तार क्या किया गया? भारतीयों को प्रवेश दिया गया कह सकते हैं। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल 1919 में होता है। 1909 में होता है। 1919 के एक्ट हम लोग आगे 1919 का एक्ट भी देखेंगे। आइए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम में किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देख चुके हैं कि बी होगा 1909। इसके साथ 1919 का एक्ट देखिए। 1919 के एक्ट में प्रावधान किया गया था, प्रांत में द्वैत शासन प्रांत में लगा दिया गया था। इसके साथ आप देखें कि केंद्र में कह सकते हैं 2 सदन, लोकसभा जिसे आप लोक परिषद उस समय कहा जा सकता है, राज्यसभा को उस समय राज्य परिषद कहा जाता था। इसके साथ ही सूची का स्पष्ट विभाजन किया गया, केंद्र सूची राज्य सूची कह सकते हैं करके। 1926 में जो केंद्र लोकसभा आयोग का गठन होता है उसका भी प्रावधान यही था। साइमन कमीशन का जो गठन होता था यही प्रावधान किया गया था कि 10 साल बाद मान लीजिए रिव्यू करेंगे इस एक्ट का और उत्तरदायी सरकार की दिशा में काम करेंगे। इसके साथ आरक्षण दिया गया था इस एक्ट में। किसको किसको? सिख को, भारतीय ईसाई को, अंगल भारतीय को और यूरोपियन को। यूरोपियों को दिया गया था आरक्षण। मुस्लिम वर्ग को आप देख चुके हैं कि 1909 में दिया गया था। इसके साथ ही आप देखें तो मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार किस पर? संपत्ति, शिक्षा, कितना आप टैक्स देते हैं इस आधार पर दिया गया था। टैक्स कितना, कर कितना देते हैं इस आधार पर दिया गया था। आपका आंसर तो बी हो गया। उसके बाद 1935 के एक्ट में देखें कि द्वैत शासन व्यवस्था प्रांत में समाप्त कर दिया गया। इसके साथ केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आप देखें कि बर्मा इसी एक्ट के तहत अलग होती है, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है। साथ ही आप देखेंगे सिंध हो गया आपका, प्लस उड़ीसा राज्य भी इसी एक्ट के अंतर्गत बनती है। इसके साथ देखें कि आरबीआई का गठन भी इसी एक्ट के अंतर्गत होता है। 1937 में 1935 में प्रावधान रहता है। 1937 में संघ न्यायालय का गठन भी होता है। इसके साथ भी आरक्षण भी दिया जाता है। किसको किसको? दलित, महिला, मजदूर को आरक्षण दिया जाता है। इसी के साथ देखें कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की जाती है, जिसमें ब्रिटिश क्षेत्र और रियासत। हालांकि अखिल भारतीय संघ कभी बन नहीं पाता क्योंकि रियासत इसमें भाग नहीं लेते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं भारत में संघीय न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 1935 के एक्ट में प्रावधान किया गया था। 1937 में इसका गठन होता है, तो 37 आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों के अंतर्गत स्थापित। प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था आपका कब? 1919 में। केंद्र में 1935 में। द्वैत शासन व्यवस्था समझते हैं, 2 सूची हो गया आपका, हस्तांतरित सूची। हस्तांतरित सूची एक होती थी आरक्षित सूची। आरक्षित सूची जैसे कि हम लोग पहले प्रांत के संदर्भ में बात करें, हस्तांतरित सूची पर जब कानून बनाते थे ना गवर्नर प्रांत में, तो मंत्री का सलाह लेते थे। मंत्री उत्तरदायी होती थी विधान परिषद के प्रति। जब आरक्षित सूची पर बनाते थे तो कार्यकारिणी परिषद का सलाह लेते थे। कार्यकारिणी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? तो गवर्नर के प्रति। प्रांत में व्यवस्था था। इस कह सकते हैं कि द्वैत शासन व्यवस्था इसी को कहा जाता है।
उसके बाद केंद्र में भी सेम है, गवर्नर जनरल के हो गए। गवर्नर जनरल हस्तांतरित सूची पे कानून बनाएगी तो मंत्री से सलाह लेगी, या मंत्री केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हो सकती थी। वहाँ राज्य परिषद और लोक परिषद था तो उसके प्रति। आरक्षित सूची पे बनाएंगे तो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद से सलाह लेते थे। सलाह कह सकते हैं कि इसके प्रति उत्तरदायी नहीं थे, विधान परिषद के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो गवर्नर जनरल के प्रति। यही द्वैत शासन व्यवस्था है। देखिए इसका आंसर कौन सा होगा कि केंद्र में बात करें, केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1935 में। 1919 में देखें कि प्रांत में लागू होता है। इसके साथ इसके अंतर्गत स्वतंत्रता दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता का बात करें, प्रांत की बात करते हैं। आप 1973 में देखे होंगे, 1773 में प्रांत को एक साथ कर दिया जाता है। बंगाल के मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। फिर आप देखें कि 1833 में कानून बनाने का अधिकार छीन के किसके पास? केंद्र के पास, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के पास दे दिया जाता है। फिर आप देखें कि 1861 में बात होती है, प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है कि आप कानून बनाइए। गवर्नर जनरल का हालांकि उस पर वर्चस्व रहता है। इसके साथ 1919 में देखें तो प्रांतीय स्वायत्तता कह सकते हैं और बढ़ जाती है। 35 में तो और बढ़ जाती है। 35 में यहाँ द्वैत शासन व्यवस्था भी था, अब यहाँ द्वैत शासन व्यवस्था भी समाप्त हो गया। तो पहले 1919 में किया गया था, तो कह सकते हैं 1919 आंसर हो जाएगा आपका। फिर आगे आप लोग देखें, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक का? द्विसदनीय का प्रावधान, द्विसदनीय का प्रावधान आपका हो गया 1919 में। लोक परिषद कह सकते हैं आप, प्लस राज्य परिषद का गठन, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से भी आप जानते हैं अभी, उसमें लोक परिषद और राज्य परिषद का 1919 में किया गया था। 1917 में नहीं, 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था अपन में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 कौन सा कथन सही है? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की नहीं, मताधिकार सीमित था। शिक्षा कह सकते हैं, और टैक्स कितना देते हैं आप, इसके साथ संपत्ति आपकी कितनी है, इस आधार पर होता था। अब ऐसा कोई महिला के लिए नहीं, ये इस कह सकते हैं इस पैमाना पे जिस खरा उतरते उसको दिया जाता था। 21 वर्ष से आयु सभी के लिए नहीं था। सभी महिलाओं तो बिल्कुल भी नहीं, या सभी महिला तो बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण। 1935 में आप देखें, आरक्षण देखें सबसे पहले, आरक्षण की व्यवस्था 1909 में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। फिर 1919 में देखें आपका हो गया सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपियन के साथ साथ आप देखें कि अंगल भारतीय जो विदेशी भारतीय है ना, जिसके माता पिता यहाँ भारत में रहने लगे, तो अंगल भारतीय, अब यह प्रावधान हालांकि समाप्त कर दिया गया है। उसके साथ आप देखें 1935 में महिला, दलित के साथ साथ मजदूर वर्ग। आपका कौन हो जाएगा? ये स्टेटमेंट सही है तो आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित कौन सा प्रमुख विशेषता? प्रमुख विशेषता ढेर सारा है, देखते हैं यहाँ। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार, द्वैत शासन व्यवस्था। प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था तो लागू की गई थी, सही है। 1935 में केंद्र में की जाती है।
इसके साथ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1919 में किया जाता है। यहाँ किया जाता है भारतीय ईसाइयों के लिए और सिख समुदाय के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए, यूरोपीय के लिए। केंद्र द्वारा, ये तो गलत हो गया आपका, केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायक शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांत, हाँ सही है, केंद्र सूची प्लस राज्य सूची, इसका प्रावधान 1919 में किया जाता है। और इसके साथ आप देखें 1935 में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका प्रावधान किया जाता है। तो ये भी सही है, 2 को काट दीजिए, 1 3 हो जाएगा। आगे है केंद्रीय विधानसभा निम्न अंकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन 1919 में चुनाव, 1926 का चुनाव देखिए, इसके साथ 1945 में चुनाव हुआ, लेकिन 1937 में जो चुनाव होता है वो 1935 के एक्ट द्वारा होता है। ये आपका हो गया, गलत हो गया, ये सही, तो ये सी हो जाएगा। ये सी कहाँ है यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्य विशेषता नहीं है। देखते हैं, इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी, ब्रिटिश क्षेत्र प्लस रियासत। हालांकि कभी बन नहीं पाया, रियासत पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। अपशिष्ट सूची प्रांतीय विधायिका, अपशिष्ट सूची का प्रावधान गवर्नर जनरल अपशिष्ट सूची पर कानून बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद है यह प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत का संकेत। हाँ, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, द्वैत शासन व्यवस्था भी यहाँ समाप्त कर दिया गया था प्रांतों का, तो दी गई थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में लागू, हाँ केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू होती है 1935 में, अब प्रांतों में लागू होती है 1919 में, प्रांतों में लागू होती है। आपका बी हो गया ना आंसर। इसके साथ है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। संघीय व्यवस्था कह सकते हैं, केंद्र में द्वैत शासन 1935 में केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू होती है, 1919 में प्रांतों में, तो 35 हो जाएगा आपको। वही देख रहे हैं, ज़्यादा आप डिस्कशन देखना चाहते हैं, संक्षिप्त चर्चा करना चाहते हैं, तो इससे आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ अवशेष शक्तियाँ, वहीं अवशेष शक्तियाँ मतलब अपशिष्ट सूची गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल हो जाएंगे इसमें। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा, देखिए बर्मा को अलग किया जाता है, कब, 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को अलग किया गया। इसके साथ सिंध प्लस उड़ीसा को भी राज्य बनाया जाता है। इसके साथ आप देखें असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय का प्रावधान किया गया। असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में 6 है, 6 में प्रावधान किया गया। इसका आंसर आपका हो गया 1935 का एक्ट। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।